नमस्कार एस्पिरेंट्स। न्यूज टुडे के 9 सितंबर के अंक में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। अगर आज की प्रमुख खबरों की बात की जाए तो पहली प्रमुख खबर जुड़ी हुई है भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इस न्यूज आर्टिकल को कवर करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि वैश्विक जो व्यापार व्यवस्था है उसमें जो वैश्विक व्यापार के सिद्धांत उनका अनुसरण होना चाहिए, जैसे वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। यह बात उन्होंने ब्रिक्स राष्ट्रों की वर्चुअल जो समिट थी उसमें कही, इसलिए यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही अनुमान है कि आने वाले समय में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ जाएगी, तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। साथ ही भारतीय और फ्रांसीसी जो राजनीतिक प्रणालियां हैं उनके बीच की तुलना की भी हम बात करेंगे, क्योंकि फ्रांस में ऐसा देखा गया है कि 2 वर्ष से भी कम अंतराल में लगभग 5 प्रधानमंत्रियों को बदला जा चुका है। साथ ही mRNA वैक्सीन एंटेरोमिक्स का जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्ण संपन्न हुआ है, इसलिए इस वैक्सीन के बारे में भी हम जानेंगे। तो यह है आज की प्रमुख खबरें। अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात की जाए तो आधार, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पेल्लास कैट है ना, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी न्यूज रहेंगी जिनको हम न्यूज इन ब्रीफ या संक्षिप्त सुर्खियों के तहत कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की पहली प्रमुख खबर। जैसा हमने देखा था, आज की पहली प्रमुख खबर जुड़ी हुई है भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसे हिंदी में द्विपक्षीय निवेश संधि के नाम से जाना जाता है। इजराइल और भारत ने इस प्रकार के एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि इजराइल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला ओईसीडी देश बन गया है। अभी ये ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये उच्च आय वाले राष्ट्रों का एक समूह है जिसका उद्देश्य है अपने आर्थिक हितों को अधिकतम करना या आर्थिक मामलों में सहयोग या समन्वय को बढ़ावा देना। ओईसीडी ग्रुप का ही एक सदस्य है इजराइल, और इजराइल ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया और ऐसा करने वाला ओईसीडी ग्रुप का इजराइल पहला राष्ट्र बन गया है। इसलिए हम इस कथन पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। एक बात और जानने की है कि ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल के बीच पहले कोई द्विपक्षीय निवेश संधि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। देखिए, भारत और इजराइल के बीच 1996 में की गई जो द्विपक्ष निवेश संधि थी वो 2017 में समाप्त हो जाती, और उसके बाद अब फिर से 2025 में भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज या जिसे हम द्विपक्षीय निवेश संधि कहते हैं, आखिर ये संधियां होती क्या हैं? देखिए, जरा विचार कीजिए कि भारत के जो लोग हैं वो इजराइल में निवेश करें, या कोई अन्य देश भी हो सकता है। इजराइल के साथ संधि हुई इसलिए हम इजराइल को उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। तो जरा सोचिए, भारत के लोग इजराइल में निवेश करें, इजराइल के लोग भारत में निवेश करें, तो जरा सोचिए कि अगर सरकारें इस प्रकार के निवेश के साथ सही प्रकार का व्यवहार ना कर पाए, उन्हें उस प्रकार का दर्जा ना दे पाए जैसे कि देश के लोगों के द्वारा देश के भीतर निवेश किया जाता है, तब उनको जो दर्जा या जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो क्या ऐसे में राष्ट्रों के बीच विश्वास बहाली होगी? एक देश के लोग दूसरे राष्ट्र में निवेश करेंगे? नहीं, इससे निवेश बाधित हो जाएगा और निवेश संरक्षित भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की जो चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पर साइन करते हैं। इनका उद्देश्य ही यही है कि देखिए, हमने अगर इजराइल के साथ एक बीआईटी या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की तो इसका मतलब ये है कि हम उस ट्रीटी में उन पहलुओं पर बात करेंगे या आपसी सहमति बनाएंगे। किन पहलुओं पर? कि एक दूसरे का निवेश एक दूसरे के राष्ट्र में सुरक्षित रहे, जो निवेश है उसे एटलीस्ट नेशनल
इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाए, यानी आपके यहाँ के लोग निवेश कर रहे हैं तो उनके जो हित हैं, जो संरक्षण है, उस प्रकार का हित संरक्षण दूसरे देश यानी इजराइल से आए हुए निवेश को भी मिल पाए। जहां आवश्यकता है, जहां कोई भी विवाद है, इंटर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल किया जाए, मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का निपटान किया जाए। और ऐसा नहीं कि भारत में अगर इजराइल से कोई निवेश कर रहा है या कोई भारतीय इजराइल में अगर निवेश कर रहा है तो सरकार उसकी संपत्ति को जब्त कर ले, नहीं। इन सब मामलों में सुरक्षा या जो विदेशी निवेश है उसको संरक्षण देने के मामले में बात करती हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, ताकि आपसी देशों में विश्वास बहाली हो। जब ये विश्वास होगा कि हमारा निवेश दूसरे राष्ट्र में सुरक्षित है, तभी लोग दूसरे राष्ट्र में निवेश करेंगे। अर्थात इसमें निवेश का संरक्षण तो होता ही होता है, लेकिन ये जो आपसी विश्वास है ये निवेश को बढ़ावा देने में भी मददगार होता है, क्योंकि इस विश्वास के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के राष्ट्र में निवेश करते हैं। तो इसी प्रकार की एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन किए हैं भारत और इजराइल ने, ताकि निवेशकों के बीच विश्वास बना रहे और निवेशकों के हित सुरक्षित रहे। यही कार्य करती हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि भारत और इजराइल ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ओईसीडी का ऐसा पहला राष्ट्र है इजराइल जिसने भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भारत और इजराइल के बीच जो संधि हुई उसके प्रमुख प्रावधान या प्रमुख बातें क्या हैं, तो सबसे पहले ये जो संधि है इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि दोनों राष्ट्रों के बीच निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो दोनों राष्ट्रों में कुल निवेश की जो अमाउंट है वो कितनी है, 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अनुमान है कि संधि के बाद भविष्य में इन दोनों राष्ट्रों के बीच निवेश या इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। साथ ही इस संधि में संतुलन स्थापित करने की बात पर जोर दिया गया है। संतुलन किसके बीच, एक तो निवेशकों के हितों के बीच और दूसरा सरकार की जो रेगुलेटरी आवश्यकताएं हैं उनके बीच। अब निवेशकों के हित मतलब निवेशकों के हित भी सुरक्षित रहे, सरकार यदा कदा कभी भी कोई कानून बनाकर निवेश को प्रभावित ना करे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास फिर कोई रेगुलेटरी पावर बचे ही नहीं। अगर कुछ गलत हो रहा है या आवश्यकता आन पड़ती है तो सरकार के पास अपने रेगुलेशन बनाने के अधिकार भी सुरक्षित रहें। तो संधि की जो टर्म्स और कंडीशन है उनमें कोशिश की गई है कि हम दोनों चीजों में एक फाइन लाइन बैलेंस बना पाएं। और तीसरा, विवाद निपटान की बात भी की गई है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विवाद निपटान बहुत जरूरी है कि अगर कोई विवाद हो तो विवाद निपटान हो पाए। इस हेतु इस संधि में क्या कहा गया है, आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के जरिए मामलों को सुलझाया जाएगा। तो मोटा मोटा अगर इस संधि की विशेषताएं एकदम संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूं तो निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इस संधि में जो निवेश की सुरक्षा है और सरकार के रूल बनाने की या नियमन निर्धारित करने के अधिकार है उनके बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। और जहां विवाद आन पड़े तो मध्यस्थता को उस तरीके के तौर पर आइडेंटिफाई किया है जिसके माध्यम से मामले का निपटारा संभव हो पाएगा। अब अगर बात की जाए कि वैसे भारत और इजराइल के बीच आर्थिक सहयोग किस प्रकार का है, और जब हम आर्थिक सहयोग या इसके अलावा भी अन्य फ्रंट पर सहयोग की बातें करें तो हमारे पास कुछ आंकड़े या कुछ उदाहरण होने चाहिए उसे प्रस्तुत करने के लिए। तो ये आर्टिकल आपको अच्छी खासी मात्रा में ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाता है। जैसे अगर आर्थिक सहयोग की बात करूं तो यहाँ सबसे प्रमुख इंडिकेटर ये होगा कि दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार कितना है। तो देखिए 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 6.5 बिलियन डॉलर का रहा। तो आप लगभग 6.5 बिलियन डॉलर का रहा। और इसमें अच्छी बात क्या है कि भारत का निर्यात अधिशेष रहा। भारत विभिन्न राष्ट्रों के साथ व्यापार करता है और कम ही राष्ट्र ऐसे होते हैं जिनके साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं। 23-24 के आंकड़े कह रहे हैं कि इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है। तो सबसे पहले हम देखें तो दोनों के बीच अच्छा खासा व्यापार है और भारत सरप्लस की स्थिति में है। दूसरा, दोनों के बीच क्षेत्रीय सहयोग है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, I2U
टू। ये एक जो है संगठन है या एक समूह है जिसकी स्थापना कब होती है? 2022 में। अब आप सोचेंगे कि ये क्या फैंसी नाम है, I2U2। आई मतलब इंडिया और इजराइल, यानी 2 I और 2 U। यू मतलब यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोनों के बीच आर्थिक संबंध ही नहीं है, बल्कि जो क्षेत्रीय समूह है उनका भी दोनों हिस्सा हैं। तो दोनों के बीच क्षेत्रीय सहयोग भी देखने को मिलता है, जैसे I2U2। ठीक है। तीसरा, नवाचार और विज्ञान के फ्रंट पर दोनों सहयोग कर रहे हैं। इसका अच्छा खासा उदाहरण है 23 से 27 तक यानी 5 वर्षों के लिए इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन फंड यानी I4F की स्थापना हुई है। I4 क्यों है? क्योंकि इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन फंड है ना, तो इसकी स्थापना हुई है। रक्षा के मामले में दोनों अच्छा खासा सहयोग कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर बराक 8 मिसाइल प्रणाली विकसित की है और हाइफा बंदरगाह के मामले में भी भारत का सहयोग अत्यधिक चर्चित रहा। आपको पता होना चाहिए इजराइल के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है हाइफा बंदरगाह। अडानी ग्रुप ने इस बंदरगाह का अधिग्रहण किया और यह बंदरगाह हमारे व्यापार और स्ट्रैटेजिक दोनों तरह के महत्वाकांक्षी हितों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो दोनों रक्षा के मामले में भी सहयोग कर रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, जल प्रबंधन, विभिन्न ऐसे मामले हैं जहां भारत और इजराइल के बीच सहयोग देखने को मिल रहा है। अभी नहीं, अतीत में भी। अगर आपने कृषि में ड्रिप इरिगेशन के संदर्भ में पढ़ा है तो भारत तक ड्रिप इरिगेशन आने का जो श्रेय है वो इजराइल को ही दिया जाता है। कम जल से बेहतर एग्रीकल्चर आउटपुट कैसे प्राप्त किया जा सके, इस मामले में जो R&D है और जो इनोवेशन है वहां इजराइल काफी आगे है। तो ये सारे मामले हैं, आर्थिक मामले हैं, रक्षा फ्रंट है, क्षेत्रीय सहयोग है, नवाचार और विज्ञान है और साथ ही सांस्कृतिक या फिर अन्य क्षेत्र हैं जहां भारत और इजराइल के बीच अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलता है। और इसी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने जो पुरानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी वो समाप्त हो चुकी थी, नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन किए हैं। तो ये है इजराइल और भारत के बीच सहयोग। अब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के बारे में कुछ बातें आपको यहां पर इस स्लाइड में बताई गई हैं। देखिए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि एक प्रकार का कानूनी समझौता है जो दो संप्रभु देशों के बीच संपन्न किया जाता है। और उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे के क्षेत्र में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को बढ़ावा मिले और उसे सुरक्षा मिल पाए। यही आपको समझाया गया था कि यही क्या है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। यानी ये ऐसी ट्रीटी हैं, ऐसे कानूनी समझौते हैं जो एक दूसरे के क्षेत्र में निवेशक अगर निवेश कर रहे हैं तो उनके निवेश को सुरक्षा देता है ताकि निवेश बढ़े। अच्छा, क्या कोई अंतरराष्ट्रीय कानून है जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के बारे में बात करता है? तो बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कानून की धारा 38(1)(a) के अंतर्गत बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज आते हैं। साथ ही भारत जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करता है तो निसंदेह हर एक राष्ट्र के साथ जब हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करते हैं, जैसे हमने उज्बेकिस्तान के साथ की, संयुक्त अरब अमीरात के साथ की, किर्गिस्तान के साथ की, तो हमारी टर्म्स और कंडीशन अलग अलग होती क्योंकि सारी चीजें नेगोशिएशन पर निर्भर करती हैं। लेकिन फिर भी भारत ने अपने लिए एक मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो लाई हुई है, जो कब आया? 2015 में। तो भारत ने 2015 में मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आई। मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली मॉडल है, ट्रीटी नहीं कहेंगे हम, बेसिकली एक तरह का ये मॉडल है। ये क्या कहता है कि जब भी भारत किसी देश के साथ BIT या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करेगा तो इस मॉडल में जो बातें हैं उनका अनुसरण करेगा, उनको ध्यान में रखेगा। जैसे इस मॉडल में काफी सारी चीजों पर हमने बात की। हमने कहा कि दूसरे के निवेश को हम नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, बिल्कुल हम देंगे, उनके साथ जो है फेयर तरह का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन कुछ कराधान के मामले ऐसे रहेंगे, ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल क्या कहता है, कुछ कराधान के मामले ऐसे रहेंगे जो सरकार अपने हाथ में रखेगी। साथ ही मॉडल इसलिए भी विवादास्पद रहा या चर्चा में रहा क्योंकि इस मॉडल में सरकार ने कहा कि जो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन
का दर्जा देने वाला क्लोज है उसे रोकते हैं। मतलब अगर भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की तो उज्बेकिस्तान को जो सुविधा देगा, और अगर समझौते में मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लोज है तो उसे वो सुविधा इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात या किसी अन्य राष्ट्र को भी देनी पड़ेगी जिसके साथ भारत इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर करता है। लेकिन देखने को क्या मिला कि पहले जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लोज था या अन्य जो व्यवस्थाएं थी, हमारी पुरानी मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी को लेकर जो मॉडल था उसमें, उसके चलते बहुत सारे ऐसे मामले रहे जो अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन तक या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक जाते हैं और भारत को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो भारत सोचता है कि नई आवश्यकताओं के अनुरूप अब भारत का नया मॉडल बीआईटी आना चाहिए। तो नए मॉडल बीआईटी में जो मैंने बताया कि बिल्कुल नेशनल ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कुछ मामलों में सरकार कराधान लगा सकती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है उसे अब हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही इसमें यह भी कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मदद ले सकते हो विवाद की स्थिति में, लेकिन पहले 5 साल आपको घरेलू विवाद समाधान के जो विकल्प हैं पहले उन्हें एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप आगे इस प्रकार की सुविधा का लाभ ले सकते हो। तो हमने अपनी हितों के अनुरूप और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप मॉडल बीआईटी 2015 में लेकर हम आए, जो भारत की पुराना मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो था उसे रिप्लेस करती है। और भारत ने बहुत सारे राष्ट्रों के साथ बीआईटी की है और हाल ही में, सबसे हाल ही में किसके साथ हुआ? इजराइल के साथ, जिसके चलते हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ये सिर्फ आर्थिक सहयोग को नहीं दिखाती है, विश्वास बहाली को नहीं दिखाती है, अपितु ये इस बात का संकेत भी है कि आने वाले समय में इजराइल और भारत के आर्थिक संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकते हैं, यानी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इत्यादि के मामले में भी विचार कर सकते हैं। तो ये है पूरा न्यूज आर्टिकल जो भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में बात करता है। फटाफट इस आर्टिकल को मैं सम अप करना चाहूंगी। ये आर्टिकल कहाँ से जुड़ा हुआ है? देखिए, हम जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां से हम इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। साथ ही आप देखोगे सिंपल सी जो बातें इस आर्टिकल में कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहते किसे हैं, मॉडल बीआईटी क्या है, अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क क्या है जो बीआईटीज की बात करता है, और साथ ही भारत और इजराइल के बीच जो बीआईटी हस्ताक्षर हुआ है उसमें प्रमुख बातें और भारत और इजराइल के बीच आर्थिक, रणनीतिक, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि के मामले में किस प्रकार का सहयोग है। तो भारत और इजराइल के द्विपक्षीय सहयोग या द्विपक्षीय जो संबंध है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है और जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रश्न अभ्यास के लिए है। देखिए, यूपीएससी ने 2017 प्रीलिम्स में पूछा, बीटीआईए यानी व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार कभी कभी समाचार में भारत और निम्नलिखित में से किस एक देश के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो ये डायरेक्टली इस आर्टिकल का आउटकम नहीं है, लेकिन हाँ इस प्रकार के आप देखोगे कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हैं वो चर्चा में रहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किसके साथ हाल ही में बीआईटी रहा, या इस प्रकार के अन्य जो है प्रश्न बन सकते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि इसका तो उत्तर लिखकर भेजना ही है कमेंट सेक्शन में। दूसरा, ओईसीडी की हमने बात की, मैंने कहा उच्च आय वाले राष्ट्रों का एक समूह है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारत और चाइना जैसे देश भी ओईसीडी के सदस्य हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ओईसीडी एक महत्वपूर्ण प्रकार का संस्थान है या संगठन है। संस्थान नहीं, स्पेसिफिकली ये संगठन है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे प्रमुख न्यूज आर्टिकल को। जैसा मैंने बताया, निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिक्स राष्ट्रों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन चल रहा था और उस शिखर सम्मेलन में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा कहा गया कि विश्व को निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रकार की व्यापार प्रणाली
की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि देखिए, वैश्विक स्तर पर जब व्यापार की बात हो तो व्यापार के कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? व्यापार फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, और सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख बात कि जो व्यापार हो रहा है उसे नियमों का अनुसरण करना चाहिए। यानी जो व्यापार प्रणाली है वो नियमों का अनुसरण करने वाली होनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में एक सिद्धांत और है, वो सिद्धांत है कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। यानी विकासशील राष्ट्र भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, लेकिन उनको कुछ छूट और रियायतें भी मिलनी चाहिए। ये सारे सिद्धांत हैं जो वैश्विक व्यापार प्रणाली को गाइड करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो वैश्विक व्यापार प्रणाली है उनको इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। कारण हम जानते हैं कि इनके द्वारा ये वक्तव्य क्यों दिया गया, क्योंकि ट्रंप सरकार के द्वारा जो टैरिफ पॉलिसी शुरू की गई है उन्होंने वैश्विक व्यापार को बाधित किया है। और सिर्फ भारत के जो प्रतिनिधि हमारे विदेश मंत्री जी रहे उन्हीं के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि आप देखोगे ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा के द्वारा भी कहा गया कि आज के समय में टैरिफ को जो एक ब्लैकमेल करने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, और साथ ही बहुपक्षीयता या मल्टीलैटरलिज्म के माध्यम से हमें मामलों का समाधान करना चाहिए। तो ये सारा परिप्रेक्ष्य रहा जिसके चलते हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि आर्टिकल में दिया क्या गया है। हाल ही में वैश्विक व्यापार में व्यवधानों पर चर्चा वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई, जो मैंने बता दिया है। इसमें विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक नीतियां निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। और सिर्फ भारतीय विदेश मंत्री ने नहीं, बल्कि मैंने ये भी बताया कि ब्राजील के जो बेसिकली प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा भी इस बात पर बल दिया गया है। अब ये जो पूरा आर्टिकल है ये कहाँ से रिलेट करता है? जीएस पेपर 2 में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह भारत से संबंधी अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार की हम बात करते हैं, तो उस आर्टिकल से ये रिलेट करता है या इस यूनिट से ये रिलेट करता है। और साथ ही इस आर्टिकल में जो जानकारी है आप पाएंगे कि वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे ये बता दिया गया है इसमें कि ठीक है, जो बेसिकली ब्रिक्स राष्ट्रों की वर्चुअल समिट हुई उसमें इस बात पर चिंता जताई गई और कहा गया कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा ब्रिक्स समिट पर या वर्चुअल सम्मेलन पर इस आर्टिकल में बात नहीं की गई है। ये स्पेसिफिकली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन्ड आर्टिकल है। यहाँ पर बताया गया है कि अब हम चलिए देखते हैं कि वैश्विक व्यापार के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछले कुछ दिनों से हम यही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या है? संरक्षणवाद और टैरिफ। राष्ट्रों के द्वारा संरक्षणवाद यानी अलग अलग तरीकों से टैरिफ या गैर टैरिफ प्रकार की बाधाएं लगाकर दूसरों के उत्पाद या सेवाओं को अपने बाजार तक पहुंचने से रोका जा रहा है। इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं संरक्षणवाद। और इस हेतु सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका किया गया है? टैरिफ का। जैसे अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ आरोपित किया गया। क्यों? ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि हमें टैरिफ ब्लैकमेलिंग को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। कारण है उनके ऊपर भी अमेरिका के द्वारा 50% का टैरिफ लगाया गया, बस कारण अलग है। भारत को कहा गया कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो, आपको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहां पॉलिटिकल कुछ कारण रहे जिसके चलते 50% का टैरिफ आरोपित किया गया है। तो एक तो ये जो संरक्षणवाद और टैरिफ की संस्कृति बढ़ी है, इसने वैश्विक व्यापार को बाधित किया है। ना सिर्फ वैश्विक व्यापार को बाधित किया, बल्कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियम बनाता था, है ना। व्यापार प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, खुला होना चाहिए। ये नियम भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। तो एक तो संरक्षणवाद और टैरिफ वॉर जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और नया नहीं, अमेरिका ने टैरिफ अभी लगाए। अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वॉर काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा बहुपक्षवाद कमजोर हो रहा है। किसे कहते हैं? मल्टीलैटरलिज्म। हम देखते हैं कि जब राष्ट्र मिलकर, और प्रमुखतः 3 या 3 से अधिक राष्ट्र आपस में मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन
बनाने की कोशिश करते हैं और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए नेगोशिएट करते हैं और जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, साझा ढंग से उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं या साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसी रणनीति को किस नाम से जानते हैं? बहुपक्षवाद या मल्टीलैटरलिज्म के नाम से जानते हैं। और यही प्रवृत्ति या यही रणनीति तो रही जिसके चलते प्रमुख संस्थान जैसे WTO, UN इत्यादि अस्तित्व में आते हैं। उद्देश्य क्या था? कि हम संस्थान बनाएंगे, आपसी सहमति से संस्थान बनाएंगे जो वैश्विक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाएंगे और जो मुद्दे हैं उनका प्रभावी ढंग से समाधान करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आज के समय में बहुपक्षवाद कमजोर हो चुका है। WTO की स्थिति खराब है। एक तो इनके नियमों को अभी बताया, ज्यादा कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरा, WTO की अपीलीय निकाय थी, अपीलेट बॉडी जिसे कहा जाता है। 2019 के बाद आपको जान के हैरानी होगी कि इस अपीलीय निकाय ने कोई मामला नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इस अपीलीय निकाय के कार्य करने के लिए जितना कोरम या गणपूर्ति चाहिए वो हो ही नहीं पा रही। रिक्तियां हैं, पद खाली पड़े। और पद क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही। और क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि अमेरिका अपने कुछ कारणों से ये कह रहा है कि WTO की व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही, तो उसे ब्लॉक करने हेतु वो नियुक्ति की अनुमति नहीं दे रहा है। यानी WTO जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की अपीलीय निकाय अभी सही से कार्य नहीं कर पा रही। साथ ही संरक्षणवाद बढ़ रहा है, WTO के नियमों के खिलाफ है। WTO खुले व्यापार की बात करता है, व्यापार बढ़ाने की बात करता है। साथ ही आज के समय में जो क्षेत्रीय व्यापार संगठन है या सहयोग है, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुके हैं। यानी WTO की कार्यप्रणाली संकट में है। अच्छा, UN के भीतर आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें सुधार करना है। UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार करना है, विकासशील राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व देना है। लेकिन ये सब मामले विलंबित पड़े हुए हैं, जिसके चलते ये जो संस्थान है ये प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही और बहुपक्षवाद का जो भाव है वो प्रभावित हो रहा है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में जो व्यवधान हुए, चाहे कोविड-19 के चलते हुए, चाहे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस यानी जो संघर्ष हमें यूक्रेन, रशिया इत्यादि के बीच देखने को मिला, उनसे हुआ, या फिर जो है लाल सागर संकट जैसी स्थिति होती, रिबेल, यमन, सभी ने सुना होगा, जो व्यापारिक जहाज उन पर अटैक करते हैं, इनसे भी व्यापार प्रभावित हुआ है। अच्छा, कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर विभिन्न प्रकार के सैंक्शन, प्रतिबंध लगा दिए। इन सारे कारणों से कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार बाधित हो गया। और इस व्यापार बाधा ने, अगर आप पिछले कुछ समय का इतिहास देखेंगे, कुछ समय का पिछले 1.5 से 2 साल 3 साल का समय देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसने जो है व्यापार को तो प्रभावित किया ही है, ऊर्जा बाजारों को भी अत्यधिक अस्थिर कर दिया है। साथ ही जो कमोडिटीज के प्राइस हैं वो भी काफी फ्लैक्चुएट हुए हैं। अन्य प्रभाव में हम देखते हैं कि ग्लोबल साउथ में भोजन, ऊर्जा और उर्वरक की असुरक्षा की स्थिति बनी है। उर्वरक की असुरक्षा, कुछ समय पहले अगर आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि भारत में भी फर्टिलाइजर की आपूर्ति बाधित हुई है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन जैसे राष्ट्रों ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। यानी अगर यूरोप में बाहर से एनर्जी इंटेंसिव कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे स्टील इत्यादि बनाने में बहुत ऊर्जा, बहुत ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, तो अगर ऐसा उत्पाद कोई यूरोप में आएगा तो यूरोप उस पर टैक्स लगाएगा, जिसे कार्बन बॉर्डर टैक्स का नाम दिया गया। इसने भी वैश्विक व्यापार को बाधित किया और जो चरम प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं इनका प्रभाव तो देखने को मिल ही रहा है। तो आप देखोगे कि आज के समय में वैश्विक स्तर पर जो व्यापार के समक्ष चुनौतियां उभर रही हैं वो अनेक प्रकार की हैं, बहुआयामी है। तो संरक्षणवाद है, टैरिफ है, बहुपक्षवाद कमजोर हो रहा है, आपूर्ति श्रृंखला के समक्ष अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं, राष्ट्रों की अलग अलग प्रकार की नीति या टैक्स हैं, और जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव है जो वैश्विक व्यापार को बाधित कर रहा है। अब इन चुनौतियों के समक्ष अगर हमें भारत के व्यापार को बनाए रखना है या हमें अपनी अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखना है, तो भारत आखिर क्या कर सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी आपूर्ति श्रृंखला
जो है वो लचीली होनी चाहिए, रेजिलिएंट होनी चाहिए। मतलब हम कुछ ही राष्ट्रों पर निर्भर ना हो, हमें जो अपनी सप्लाई चेन है उसे रेजिलिएंट बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे एक्ट ईस्ट या क्वाड। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि क्वाड में कौन कौन शामिल है ना? इनका लाभ भारत ले सकता है। भारत ये कोशिश कर सकता है विभिन्न विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को प्रबल तरीके से रख सकता है कि बहुपक्षवाद की स्थिति सुधरे, यानी WTO और UN जैसे संस्थानों में जिस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उस प्रकार के सुधारों की भारत वकालत करे। भारत व्यापारिक संबंधों को नया रूप दे सकता है, अपनी डिप्लोमेसी इस प्रकार की रख सकता है। जैसे हम अब क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ अपने संबंधों को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसी स्थिति उसी अनुरूप रणनीति। साथ ही हमारा घरेलू मार्केट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आत्मनिर्भर भारत को गति देनी पड़ेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा, जो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है यानी बहुत सारे नियम प्रक्रियाएं कार्य करने को मुश्किल बना देते उसको आसान करना पड़ेगा। और इस दिशा में भारत ने कोशिश की भी है। आप लंबे समय में GST 2.0 यानी न्यू पीढ़ी के सुधारों की बात कर रहे हैं, वो इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। साथ ही भारत बहुत सारे राष्ट्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है, वार्ता को आगे बढ़ा रहा है। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से भारत इन चुनौतियों से निपट सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था की गति को बरकरार रख सकता है। तो क्या क्या कर सकते हैं? लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं, बहुपक्षवाद पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसी आवश्यकता वैसे व्यापारिक संबंधों को रूप देना, घरेलू क्षेत्र में सुधार करना और साथ ही FTA इत्यादि ग्लोबल साउथ का समर्थन करना। ये सारे तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से भारत अपनी अर्थव्यवस्था में लचीलापन बनाए रखकर अपनी ग्रोथ की कहानी को आगे बढ़ा सकता है। तो ये सारे सुधार हैं जो भारत कर सकता है और इस दिशा में कुछ कदम हमने उठाए भी हैं। अब एक मेरा प्रश्न है, आपको ये लिखकर भेजना है कमेंट सेक्शन में कि विगत 5 वर्षों में भारत ने किन किन राष्ट्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और सबसे लेटेस्ट हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस राष्ट्र के साथ हुआ है, क्योंकि न्यूज टुडे के एक विगत अंक में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है? तो भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जा सकता है? द्विपक्षवाद क्या है ना? जो हमारे फेवरेट राष्ट्र हैं उनके साथ हम संबंध बनाए, जैसे हम फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, जो मित्र है उसके साथ संबंध बनाए, उनसे ज्यादा व्यापार करें, उनके यहाँ निवेश करें, है ना? तो इस तरह की जो प्रणालियां हैं या इस तरह का जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसे हम द्विपक्षवाद कहते हैं। ये प्रश्न इसी बार UPSC ने मुख्य परीक्षा 2025 में पूछा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न की संरचना क्या होगी वो लिखकर भेजना है और साथ ही जो आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किया उस आर्टिकल से इस क्वेश्चन को लेकर क्या कंटेंट, क्या विषय सामग्री, क्या पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ये भी आपको लिखकर भेजना है। तो ये था ब्रिक्स की जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार की बात की गई। तो जिसके चलते एक मामला महत्वपूर्ण हो जाता है, वो क्या है? वैश्विक व्यापार के समक्ष चुनौतियां और भारत किस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आर्टिकल जो कि ब्रिक्स समिट है, ये शिखर सम्मेलन है, तो GS पेपर 2 और चूंकि इसमें अधिकांश बातें वैश्विक व्यापार व्यवधान या चिंताओं के संदर्भ में की गई हैं, तो GS पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों के दृष्टिकोण से आप इस आर्टिकल को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। चर्चा में क्यों है? एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट किसने दी? CII और KPMG। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और KPMG जो है, आप देखोगे कि ये एक ऑडिटिंग प्रकार का
संगठन है जो ऑडिटिंग और जो है एनालिसिस करने का कार्य करता है। तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार, ध्यान रहे 2030 नहीं बल्कि 2033 है, 2033 तक 5 गुना बढ़ेगा। यानी 22 में जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 8.4 बिलियन डॉलर के आसपास था, 2033 तक बढ़कर 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। और यह भी अनुमान है कि ये जो वृद्धि है इसमें प्रमुख योगदान सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज का होगा। क्या होती हैं ये मैं अभी बताऊंगी। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर ये विस्तार होता है या अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है तो वर्तमान में जो संपूर्ण विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, अगर मैं कहूं कि वो 100 के बराबर है तो भारत की हिस्सेदारी मात्र 2 के बराबर है। अनुमान है कि 2033 तक की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनका इस्तेमाल अगर मुख्य परीक्षा में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या है, 33 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 5 गुना बढ़ जाएगा। 22 में 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 33 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी जो 2% है, अनुमान है कि वो बढ़कर 8% हो जाएगी। तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब हम ध्यान देते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है। देखिए, रिपोर्ट का कहना है कि भारत को अब जो भारत कर भी रहा है और करना भी चाहिए कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से या अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हमारा फोकस कहाँ है, हमें अपना फोकस बदलना पड़ेगा, है ना। फोकस क्या है, परंपरागत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीजें आती हैं कि हम हार्डवेयर बना रहे हैं, उपग्रह इत्यादि बना रहे हैं और उनको लॉन्च कर रहे हैं। ये क्या है, परंपरागत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। ये रिपोर्ट कहती है कि अब यहां से सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज पर हमें बढ़ना या सर्विसेज की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। यानी जो भी उपग्रह इत्यादि हमने अंतरिक्ष में क्षेपित किए हैं वो हमारे लिए असेट हैं। उन असेट से जो इनपुट मिल रही है उस इनपुट का इस्तेमाल अब हमें करना पड़ेगा। हमने उपग्रह रखे अपने अंतरिक्ष में, इनपुट हमें क्या मिल रही है, उपग्रह से हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार का डेटा मिलता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की इमेज मिल रही है, हमें कम्युनिकेशन या संचार सुविधाएं उपग्रहों के माध्यम से मिल रही हैं, हमें नेविगेशन की फैसिलिटी अंतरिक्ष जो असेट्स हैं या उपग्रह हैं उनसे मिल रही है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि अब भारत को सिर्फ हार्डवेयर बनाना, है ना, उपग्रह बनाना या उनको लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो हम लॉन्च कर चुके हैं उपग्रह इत्यादि, वहां से अलग अलग प्रकार की जो हमें इनपुट मिल रही है उस इनपुट को हमें कमर्शियलाइज करना चाहिए, मोनेटाइज करना चाहिए और उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए और वहां से वैल्यू निकालनी चाहिए। तो यही बात इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरिक्ष संबंधी सेवा में प्राथमिक फोकस में बदलाव। यानी अब हम किस किस पर काम करेंगे, अब यहीं से जुड़ा हुआ है। एक है अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी हम भूमि का ऑब्जर्वेशन या पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करें। अब ऑब्जर्वेशन करने से क्या क्या मिलेगा, आप कृषि का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फसलों में कीट प्रकोप हो गया, अच्छा फसल को कब जल की आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि मौसमी उतार चढ़ाव किस प्रकार के होने वाले हैं। हम ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से नगरों का बेहतर ढंग से नियोजन कर सकते हैं। कहीं किसी स्थान पर इलीगल प्रकार की माइनिंग चल रही है उसे हम रोक सकते हैं, जल संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके तहत आती हैं, अर्थ। जब हम पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हमें डेटा मिलता है, इमेज मिलती है और उस डेटा और इमेज का इस्तेमाल हम अर्बन प्लानिंग या जितने भी सारे उदाहरण मैंने दिए प्रिसीजन फार्मिंग सब क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो एक तो हम ईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपग्रह हमें संचार सुविधाएं दे रहे हैं जैसे इनसेट, सीसेट नहीं बल्कि जीसेट, ये सारे उपग्रह हैं जो कम्युनिकेशन को संभव बना रहे हैं, या नेविगेशन यानी लोकेट करने की जो सेवा, जैसे वैश्विक एक व्यवस्था है अमेरिका संचालित, आपने नाम सुना होगा जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग
सिस्टम। भारत की भी इस प्रकार की एक व्यवस्था है जिसे हम नाविक का नाम देते हैं। तो ये जो सारी चीजें, यानी अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन है उसका इस्तेमाल हो सकता है, संचार सुविधाओं का इस्तेमाल हो सकता है, नेविगेशन सुविधाओं का इस्तेमाल हो सकता है, और ये सेवाएं प्रदान करके हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और कंफ्यूज नहीं होना आपको, डाउनस्ट्रीम सेवाएं क्या है, यही सारी आपने अंतरिक्ष में असेट लगा दी, वो क्या है, अपस्ट्रीम। अब उनसे जो आपको प्राप्त हो रहा है डेटा, इमेज, संचार, नेविगेशन, सब ये क्या है, डाउनस्ट्रीम सेवाएं। तो इनसे आय सृजित करनी पड़ेगी। और आगे उदाहरण जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दूर संचार, कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, ये सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर अंतरिक्ष क्षेत्र में जो असेट लगाई है उनसे जो इनपुट मिलेगी वो महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है। लगभग 200 के आसपास स्टार्टअप्स हैं जो नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार संस्थागत सुधार की कोशिश भी कर रही है, जैसे इन स्पेस की स्थापना, ये मांग को कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। और साथ ही अंतरिक्ष आधारित इनपुट को गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए भूनिधि, इसरो का एक डेटा लेड तरह का ये एक इनिशिएटिव है। यहां से जो डेटा है उसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाता है ताकि एफिशिएंसी बढ़े। तो इस प्रकार की बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, यानी सरकार समर्थन दे रही है, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है। ये भविष्य में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। लेकिन सब सिर्फ अच्छा नहीं है, कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे भारत ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बहुत अच्छी कोशिश की नाविक को डेवलप करके, है ना। नाविक क्या है, नेविगेशन ऑफ इंडियन जो है कॉन्स्टलेशन। अब ये नाविक क्या है, जैसे वैश्विक स्तर पर जीपीएस काम करता है, लोकेशन प्रदान करना, यही काम नाविक करता है। लेकिन लिमिटेशन क्या, हमने नाविक को डेवलप तो किया लेकिन इसकी सेवाएं संपूर्ण विश्व तक नहीं है, ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक अपनी सेवाएं दे सकता है। तो हम अंतरिक्ष क्षेत्र में जो कोशिशें भी कर रहे हैं उनकी वैश्विक पहुंच अत्यधिक सीमित है। साथ ही हम बात कर रहे हैं कि जो भी उपग्रह इत्यादि से सेवाएं मिलती, हम उन्हें मोनेटाइज करें, लेकिन सबसे पहले उन सेवाओं का कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में हमारे उद्योगों को जानकारी होनी चाहिए, सही प्रकार का नवाचार होना चाहिए और बाजार डिस्टॉर्टेड ना हो, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये सारी सीमितताएं हमें हमारे यहाँ देखने को मिलती है। निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित है, नए नए स्टार्टअप्स आ तो रहे हैं लेकिन फिर भी निजी क्षेत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने से हिचकिचाता है। क्यों? भारी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता है और लाभ मिलने में समय लगता है। साथ ही सरकार के रूल रेगुलेशन भी निजी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जो लोग चाहिए वो स्किल्ड चाहिए, लेकिन भारत में कौशल अंतराल या ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और साथ ही सरकार का जो विनियामकीय व्यवस्था है उसमें भी हमें अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे जीएसटी, कभी डिजिटल कराधान, सार्वजनिक निजी भागीदारी, राजस्व साझाकरण इत्यादि के मामले में नियमों में अस्पष्टता है। तो ऐसी बहुत सारी अस्पष्टताएं कर और रेगुलेशन के मामले में देखने को मिलती हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र की ग्रोथ को बाधित करते हैं और निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने से रोकते हैं। और साथ ही जो है सुरक्षा और सामरिक चिंता बढ़ती, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के साथ साथ अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि हो रही है। ये भी सारे मामले हैं जो कहीं ना कहीं चुनौती बन रहे हैं। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में क्या संभावना है, उसके बारे में रिपोर्ट क्या कहती है और किस प्रकार की चुनौतियां हैं, यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही जब हम ये कह रहे हैं कि 2033 तक भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़ जाएगी, तो ये भी जानना जरूरी है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं। सबसे पहले आती है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इसमें सबसे प्रमुख बात ये रही कि गैर सरकारी संस्थाओं को भी अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भागीदार बनने की आजादी दी जाती, यानी निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जाएगी। साथ ही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा, क्या काम करेगी, इसरो के उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा देगी और उनको कमर्शियलाइज करने का कार्य करेगी। तो NSIL
की स्थापना करना, ये भी महत्वपूर्ण रहा। साथ ही हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी। साथ ही सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया गया, ताकि इस फंड के माध्यम से जो स्टार्टअप्स हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के मामले में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको सरकार समर्थित कर पाए। वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं? ऐसे फंड जो किसको सपोर्ट करते हैं? जो नए बिजनेस या जो स्टार्टअप्स इत्यादि होते हैं, अपने ग्रोथ के इनिशियल चरण में होते हैं, उनको सपोर्ट जो फंड्स करते हैं, उन्हें हम वेंचर कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का एक फंड सरकार ने बनाया, ताकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम जो नवाचार हो रहा है उसे बढ़ावा दे पाए और इस दिशा में सरकार सहायक की भूमिका निभा पाए। तो ये था पूरा आर्टिकल, किसके संदर्भ में? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये न्यू और इवॉल्विंग प्रकार का टॉपिक है। अगर अभी तक इस बारे में यूपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है, तो अनुमान है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा जाए। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था संबंधी भारत की स्थिति के आंकड़े, है ना, साथ ही कौन सी चीजें हैं जो प्रोत्साहित कर रही हैं और क्या चिंताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, चूंकि ये अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो इसका जो टेक वाला पहलू है वो भी जीएस पेपर 3 साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत आता है। और जब अंतरिक्ष में जो भी हम तकनीक या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके आर्थिक महत्व की बात करें, तो ये जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेगमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आर्टिकल इस टॉपिक को काफी अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो इससे लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 4। ये टॉपिक नंबर 4 बात कर रहा है भारत और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियों के बीच तुलना की। क्यों इस बारे में ये टॉपिक बात कर रहा है? क्योंकि फ्रांस में, जैसा मैंने पहले बताया था, 2 साल से भी कम समय में 5वां प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। मतलब 2 साल में लगभग 5 प्रधानमंत्री यहां पर बदल चुके हैं, जिसके चलते हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। हाल ही में फ्रांस की संसद ने प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां की सरकार को हटाने के लिए मतदान किया और देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई है। तो हमारे लिए जीएस पेपर 2 में क्या टॉपिक है? भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। इस टॉपिक के तहत भारत और फ्रांस की जो संवैधानिक योजना है उसकी तुलना करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे ज्यादा ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। समानताएं क्या है? देखिए, दोनों में निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षों वाली गणतांत्रिक शासन प्रणाली है, इतना तो पॉलिटी में सब जानते हैं। साथ ही द्विसदनीय विधायिका है, लोकतंत्र के सिद्धांत हैं और साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर दोनों राष्ट्रों में जोर दिया जाता है। लेकिन जो बात अधिक महत्वपूर्ण है जानना, वो ये है कि आखिर वो कौन कौन से फ्रंट हैं जिन पर हमें भारत और फ्रांस की जो संवैधानिक योजना है उसमें अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक मॉडल की, और इसमें भारत में क्या है? संसदीय गणतंत्र है। मतलब एकल कार्यपालिका, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी भारत में सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। साथ ही एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका की शक्तियां वास्तव में किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। राष्ट्रपति का भी पद है ना, लेकिन केवल औपचारिक भूमिका ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा निभाई जाती है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति की भूमिका कितनी सीमित एवं औपचारिक प्रकार की है। लेकिन अगर फ्रांस की बात की जाए तो वहां अर्ध राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली है, जिसमें आप देखोगे राष्ट्रपति के पास भी अच्छी खासी शक्तियां हैं। प्रमुख एग्जीक्यूटिव शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और दिन प्रतिदिन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको चलाने का कार्य किसको सौंपा जाता है? प्रधानमंत्री को सौंपा जाता है। तो आप देखोगे भारत में प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का पद है, गणतंत्र है हम, लेकिन औपचारिक भूमिका है। लेकिन फ्रांस में भूमिका औपचारिक नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी अत्यधिक शक्तियां हैं। इसलिए यहां पर जो है अर्ध राष्ट्राध्यक्ष प्रकार की प्रणाली देखने को
मिलती है। अगर आगे बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की, तो भारत में हम सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी हमारे यहाँ के मतदाता प्रत्यक्षतः राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, बल्कि हमारी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और विधायिकाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। मतदान जो है हमारा गुप्त प्रकार का है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, यानी जो वोट देता है वो कैंडिडेट्स के संदर्भ में अपनी वरीयता बताता है कि पहली वरीयता मेरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। अगर 51% वोट किसी के भी पक्ष में ना पड़े तो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है कि किसकी है और उसके मतों में वो जोड़ दिया जाता है और इस आधार पर हम कौन राष्ट्रपति बनेगा इसका निर्धारण करते हैं। तो आपको और मुझे लिखकर भेजना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली आखिर क्या है। तो अप्रत्यक्ष ढंग से वोट हो रहा है, प्रमुखतः ये बात जाननी जरूरी है। लेकिन हम फ्रांस में क्या देखते हैं कि यहाँ प्रत्यक्षतः लोग यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल होता है और यही तो कारण है कि यहाँ पर राष्ट्रपति भी शक्तिशाली होता है। और हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता है, जनता सीधा चुनाव नहीं करती है, इसलिए प्रमुख शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं अपितु प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर चयन या हटाने की बात की जाए किसको, प्रधानमंत्री को, तो भारत में भी देखिए नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और फ्रांस में भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है। वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा द्वारा किया जाता है और जो लोकसभा में विश्वास बनाए रखता है वही प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। लेकिन फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ नियुक्ति की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ भी प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली यानी लोअर हाउस, जैसे भारत में लोकसभा है, वहां पर विश्वास बनाए रखना होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति लोकसभा जिसे चयन करती है, जिसका चयन करती है उसे उस पद पर आसीन करता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की शक्ति तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। अगर संघीय ढांचे की बात की जाए तो भारत में क्या है, अर्ध संघीय है, मतलब संघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं हैं। सामान्य स्थितियों में हम संघीय ढांचे का अनुसरण करते हैं, अनुसूची 7 है जिसमें शक्तियों का विभाजन हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, जब आपातकाल या विषम प्रकार की परिस्थितियां हो तो हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था यानी शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है, ऐसे गुण भी देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रांस में क्या है, एकात्मक है, केंद्रीकृत सत्ता है, स्थानीय सरकारें जो हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के तौर पर कार्य करती हैं। जैसे भारत में शक्तियों का विभाजन हमें केंद्र और निचले स्तरों पर देखने को मिलता है, उस प्रकार का विभाजन फ्रांस में हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर बात की जाए पंथ निरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण की, तो हमें पता है कि हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें हमने 42वें संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्षता या सेक्युलर टर्म को शामिल किया है। अब अंतर क्या है, फ्रांस का दृष्टिकोण क्या है और भारत का दृष्टिकोण क्या है। भारत का सकारात्मक दृष्टिकोण है, मतलब राज्य जो है तटस्थ रहता है। तटस्थ रहने का मतलब क्या है कि राज्य किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सबके साथ समान प्रकार का व्यवहार करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य कभी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर आवश्यकता है, देखिए जो दृष्टिकोण है वो भेदभाव युक्त नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का हमने उन्मूलन किया, वहां हमने किया। लेकिन फ्रांस में क्या है, लेसिटे, इस बात का शक्ति से पालन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग अलग हैं। धर्म राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रमुखतः राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। एवं सार्वजनिक स्थलों पर फ्रांस में धार्मिक प्रतीकों पर भी पाबंदी है, बट ऐसी कोई सख्त व्यवस्था भारत में देखने को नहीं मिलती। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संघीय ढांचे को लेकर, पंथ निरपेक्षता को लेकर, ये सारे मामले हैं जहां हमें
भारत और फ्रांस की जो व्यवस्था है उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो चाहे जिस भी कारण से आर्टिकल चर्चा में रहा हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस की जो संवैधानिक योजना है उसमें किस प्रकार का अंतर है इसे जानना। और क्लियरली मैंने दिखाया जीएस पेपर 2 में टॉपिक है जिसके तहत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है या यूनिट है। अब 2022 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। तो अब आपको करना क्या है कि कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में लिखकर भेजना है, क्योंकि यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है और क्लियरली इस प्रकार के टॉपिक्स को जीएस पेपर 2 की यूनिट में लिस्ट किया गया है। तो आपको इस प्रकार के डेवलपमेंट पे नजर रखनी है। देखिए, प्रश्न बना है स्टैटिक से, लेकिन करंट अफेयर उसके पीछे मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो करंट की न्यूज से ज्यादा इस टॉपिक में जो स्टैटिक है, यानी क्या अंतर है दोनों की संवैधानिक योजना में, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो जुड़ा हुआ है mRNA वैक्सीन एंट्रोमिक्स से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि रूस की mRNA वैक्सीन एंटेरोमिक्स ने प्री क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं उनमें 100% सफलता दिखाई। प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल से पहले का चरण, क्लिनिकल ट्रायल जिसमें हम मनुष्यों पर या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर परीक्षण करके देखते हैं, उससे पहले का जो कार्य है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के तहत आता है। तो रशिया की mRNA वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% सफलता दिखाई है। अब चूंकि देखिए आम सी बातें हैं, अगर वैक्सीन mRNA वैक्सीन है तो सीधी सी बात है इस वैक्सीन को mRNA यानी मैसेंजर आरएनए तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ये वैक्सीन किस बीमारी के खिलाफ है? तो कैंसर के खिलाफ ये जो वैक्सीन है हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या जो प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया है उसे एक्टिव कर देती है, जिससे कि बीमारी से निदान मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, mRNA तकनीक का उपयोग किया गया है। कैंसर के खिलाफ ये वैक्सीन कैसे काम करेगी? इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करने का कार्य करेगी, है ना। साथ ही प्रारंभ में यह कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है। कोलोरेक्टल कैंसर कौन सी कैंसर होती है? देखिए, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोनिक हिस्सा होता है। जब उस हिस्से में हम कैंसर कारक सेल्स की ग्रोथ देखें तो उसे कोलोन कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से जाना जाता है। उसके इलाज के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है प्रारंभ में। और इस वैक्सीन के संदर्भ में एक बात विशेष है, देखिए अलग अलग व्यक्ति के शरीर में जो कैंसर ट्यूमर्स होते हैं वो म्यूटेट करते हैं, बदलते हैं। तो जो बदलावों की जांच है, एक व्यक्ति में ट्यूमर है उनमें जो बदलाव हो रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और इस आधार पर उसकी हर एक खुराक अलग अलग मरीज के लिए जो ट्यूमर में म्यूटेशन हो रहा है उसके आधार पर विशेष तौर से या विशेष तौर पर तैयार की जाएगी। तो बेसिकली सिंपल सा, रशिया ने mRNA वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है एंटेरोमिक्स। तो नाम पर ध्यान देना है, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए तकनीक पर आधारित है। ये वैक्सीन क्या करती है? हमारे प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती। कैसे करती है ये हम अभी देखेंगे। साथ ही प्रारंभ में इसे किसके लिए तैयार किया जा रहा है? कोलोन कैंसर के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी हर खुराक अलग अलग मरीज का जो ट्यूमर है उसमें जो म्यूटेशन हो रही है उसके आधार पर विशेष रूप से तैयार की जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि mRNA या मैसेंजर आरएनए वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन होती है। लेकिन उससे पहले क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि mRNA आखिर होता क्या है? तो ये क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब mRNA। ये क्या है? एक प्रकार का मैसेंजर है। यह एक क्या है? जेनेटिक मॉलिक्यूल है। अब ये काम क्या करता है? हमारी कोशिका है, हमारी कोशिका में डीएनए सूचना होती है। तो mRNA यानी जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है? वो डीएनए की जो ये सूचना है इसे
राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम कुछ और नहीं बल्कि कोशिका में बिखरे हुए छोटे छोटे कण होते हैं। और राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है कि ये प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं, या मोटा मोटी का ये जो है कोशिकाओं हेतु प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, ये कोशिका के डीएनए की जो सूचना है उसे एक सर्विस जो है डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर की तरह क्या करते हैं, सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। और राइबोसोम इस सूचना के आधार पर यह समझ पाता है कि उसे किस प्रकार का या कौन सा प्रोटीन डेवलप करना है, और ये प्रोटीन फिर कोशिका तक पहुंचा दिए जाते हैं और इनका इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली mRNA कुछ नहीं बल्कि एक मैसेंजर आरएनए है। इसमें निर्देश और संकेत होते हैं। ये निर्देश और संकेत ये राइबोसोम तक पहुंचा देते हैं, और इससे क्या होता है कि कोशिकाओं के अपने प्राकृतिक तंत्र का उपयोग करके जब शरीर में कोई भी रोगाणु अगर प्रवेश करता है तो उसे नष्ट करने हेतु प्रोटीन बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है, जो किसके द्वारा विकसित की जाती है? मैंने अभी बताया, राइबोसोम के द्वारा या राइबोसोम के द्वारा। तो सिंपल कुछ नहीं, mRNA मैसेंजर आरएनए है जो कोशिका डीएनए की जो सूचना है उसे पहुंचाता है राइबोसोम तक। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित करता है, और जब बाहर से कोई भी रोग वाला कारक फैक्टर शरीर में प्रवेश करता है तो हम देखते हैं कि हम प्राकृतिक तौर पर उसे नष्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये कार्य करता है mRNA या मैसेंजर आरएनए। अब इसी प्रणाली आधारित अगर हम कोई वैक्सीन डेवलप करें तो उसे हम क्या कहेंगे? mRNA आधारित वैक्सीन। तो ये एक प्रकार के टीके होते हैं जो मैसेंजर आरएनए के एक छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं और हमारी कोशिकाओं को वायरस के खिलाफ विशिष्ट प्रोटीन उत्पादन करने का निर्देश देते हैं। कुछ नहीं, आपने क्या किया कि मैसेंजर आरएनए के एक छोटे किस्से जो है टुकड़े का इस्तेमाल कर लिया, शरीर तक उसे पहुंचाया, जिससे कोशिकाओं को मैसेज मिल जाएगा कि किस वायरस के खिलाफ आपको प्रोटीन का उत्पादन करना है। उस वायरस के खिलाफ आप प्रोटीन का उत्पादन कर लीजिए, उस वायरस से लड़ने की क्षमता आप में आ जाएगी। और ये जो छोटी मात्रा में पदार्थ है इसे भेजा कैसे जाता है? लिपिड नैनोकणों में संग्रहित जो आनुवांशिक सामग्री है उसे शरीर तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर शरीर को ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करने का संकेत मिलता है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो एंटीजन नामक रोगजनक के समान होते हैं। अब ये एंटीजन नामक रोगजनक क्या है? देखिए, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है, ये जो एंटीजन है इनको शरीर का दुश्मन मान लेती है। उन्हें नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी या टी कोशिका नामक रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने के मामले में हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार या हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार हो पाए। जो वैक्सीन्स में हमें देखने को मिलता है वही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। और mRNA वैक्सीन का उदाहरण कोविड-19 की वैक्सीन भी है। तो सिंपली यही सारी बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन ये mRNA वैक्सीन के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए अत्यधिक अल्ट्रा कोल्ड स्टोर की आवश्यकता होती है, अन्यथा इनका वितरण मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, ये जो वैक्सीन है अल्पकाल में इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे बुखार आना, थकान, या जहां इंजेक्शन लगाया हुआ है वहां दर्द होना। लॉन्ग टर्म में अभी भी हम देखते हैं कि mRNA वैक्सीन अपेक्षाकृत नवीन है, तो इनके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे इनका अध्ययन अभी भी किया जा रहा है। लेकिन mRNA वैक्सीन के कुछ फायदे भी हैं। अगर हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग का पता लगा लें तो mRNA वैक्सीन बहुत जल्दी से तैयार की जा सकती है, और साथ ही एंटीबॉडी और टी कोशिका दोनों प्रकार की इम्यूनिटी को ये सक्रिय करती हैं। तो बेसिकली ये हमें समग्र सुरक्षा प्रदान करती हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखकर भेजना, एंटीबॉडीज तो हमने सबने सुना है, टी कोशिकाएं आखिर क्या करती हैं। साथ ही जीवित वायरस की इनमें जरूरत नहीं होती। प्रीलिम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, नो लाइव वायरस नीडेड। इसमें असली जीवित वायरस का प्रयोग नहीं होता, इसलिए बीमारी फैलाने का या फैलने का खतरा भी नहीं रहता है और ये प्रभावशाली बनी रहती है। तो सिंपली mRNA या मैसेंजर आरएनए आधारित वैक्सीन क्या होती हैं, जो हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पर हमारे सेल्स में
mRNA या मैसेंजर आरएनए की भूमिका होती है, उसी भूमिका को जब हम वैक्सीन के माध्यम से बढ़ावा दें तो इसे mRNA आधारित वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। भूमिका क्या है? डीएनए से ये सूचना लेता है और सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाता है और उनके द्वारा फिर प्रोटीन चेन का उत्पादन करके उसे कोशिका को प्रदान किया जाता है ताकि जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य हेतु उन प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जा सके। तो जब हम mRNA आधारित जेनेटिक मटेरियल को शरीर में पहुंचाए जिससे कि शरीर में प्रोटीन्स जो बेसिकली काम हो रहा था mRNA के द्वारा, उस प्रकार से राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हो, उनका उत्पादन हो, ताकि बाहर से कोई भी रोगजनक अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसके प्रति हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो है प्रतिरक्षा सिस्टम सही से काम कर पाए। तो ये काम करती हैं mRNA या मैसेंजर आरएनए आधारित वैक्सीन। इनकी सिंपल सी समझ ये है, इनके कुछ लाभ भी हैं, जल्दी से तैयार हो जाती हैं, समग्र सुरक्षा प्रदान करती हैं, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जीवित वायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताएं क्या है कि एक तो इनको स्टोर करना काफी मुश्किल है, अल्ट्रा कोल्ड व्यवस्था चाहिए, तात्कालिक तरह के कुछ स्वास्थ्य चिंताएं इनसे जुड़ी हुई, और सबसे प्रमुख है लॉन्ग टर्म में अभी भी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के परिणाम किस प्रकार के होंगे इस बारे में कोई अध्ययन हमारे पास नहीं है। इस टॉपिक में काफी पोटेंशियल है कि यहां से प्रीलिम्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रकार के जो नए डेवलपमेंट है कई बार वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बट उसकी तुलना में प्रीलिम्स के लिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव, इस टॉपिक के तहत या इस यूनिट के तहत हम इस टॉपिक को रख सकते हैं। तो ये था प्रमुख न्यूज का अंतिम आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूज इन ब्रीफ या संक्षिप्त सुर्खियां। पहली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है आधार से। मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया गया, जो काफी समय से चर्चा में है, में आधार नंबर को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है, जिसके चलते आधार चर्चा में रहा। आधार से वैसे हम सभी परिचित हैं, यह UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की एक रैंडम संख्या होती है। इसमें जो जनसांख्यिकी यानी आपका नाम, जेंडर, जन्म तिथि, पता और बायोमेट्रिक जैसे उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीर इत्यादि से जुड़ा हुआ डेटा शामिल किया जाता है। अगर आधार अधिनियम 2016 की बात की जाए तो उसकी धारा 7 है जो अत्यधिक चर्चा में रही। धारा 7 सरकारों को जो भारत या राज्यों की संचित निधि द्वारा वित्त पोषित योजनाएं हैं उनके अंतर्गत लाभ या सब्सिडी प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के लिए आधार नंबर देने की अनिवार्यता की बात करती है। आधार मेटा डेटा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आधार डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ मूलभूत व्यवस्था है और यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पुट्टास्वामी निर्णय, जो आधार से या निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं के लिए आधार की संवैधानिक वैधता को हम बरकरार रखते हैं, लेकिन हर एक प्रकार की सेवा हेतु आधार को अनिवार्य बनाए जाना उचित नहीं है। कल्याण एवं निजता का जो अधिकार है उसके बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रकार का अधिकार है। अगली अगर संक्षिप्त सुर्खी की बात की जाए तो जुड़ी हुई है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी EEPC से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि EEPC की प्लेटिनम जयंती समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने नागरिकों से यह आग्रह किया कि भारत को व्यापार और ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद प्रदान करें। अब कुछ और नहीं, सिंपली EEPC क्या है उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले 1955 में स्थापना किसके तहत? वाणिज्य मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। इसके जो अधिकांश सदस्य हैं
लगभग 60% वो लघु और मध्यम प्रकार के उद्यम हैं। कार्यालय है कोलकाता में। इसकी गतिविधियां सबसे प्रमुख हैं, व्यापार मेले, क्रेता विक्रेताओं की जो बैठक होती है, बाजार अनुसंधान के कार्य, निर्यात परामर्श या ऋण सहूलियत जैसे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ईईपीसी के द्वारा किए जाते हैं। यह भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में, है ना, और साथ ही इंजीनियरिंग निर्यात के उच्च लक्ष्य को हासिल करने में भी मददगार बनती है। तो ये है ईईपीसी, किस मंत्रालय के तहत है और कार्य क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पर आपको ध्यान देना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, केंद्रीय संचार मंत्री ने यूपीआई, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीआई यूपीयू एकीकरण परियोजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य सीमा पार जो धन इधर से उधर भेजा जाता है या जो प्रेषण होता है उसे आसान बनाना है। और ये कहा जा रहा है कि अगर जो पोस्टल का विश्वसनीय नेटवर्क है उसके साथ यूपीआई की स्पीड को जोड़ दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस या धन को इधर से उधर भेजना काफी त्वरित और कम लागत वाला हो सकता है। तो जिसके चलते हम इस पूरे न्यूज आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। यूपीआई हम पढ़ते ही रहते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। 1874 यानी 1874 में स्थापना हुई। 1865 में किसकी स्थापना होती है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। उसके बाद 1874 में स्थापना होती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। यानी किसके बाद? आईटीयू के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन है? यूपीयू। और ये ध्यान देना है कि ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। भारत इसका सदस्य, और सिर्फ भारत नहीं बल्कि इसके साथ 192 देश हैं भारत सहित जो इसके सदस्य हैं। कार्य क्या करती है? पोस्टल क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग या समन्वय को बढ़ावा देने वाला प्राथमिक मंच कौन है? यूपीयू। तो यूपीयू के बारे में कुछ प्रमुख बातें। यूएन की एजेंसी बन चुकी है, कब स्थापना होती है, प्रमुख कार्य क्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रीलिम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उल्लास या फिर नव साक्षरता कार्यक्रम चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश उल्लास या नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत फुल फंक्शनल लिटरेसी प्राप्त करने वाला 5वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इससे पहले त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख को भी ऐसा दर्जा मिल चुका है। जो मैंने बताया अभी, यानी नव साक्षरता कार्यक्रम को ही उल्लास के नाम से भी जाना जाता है। फुल फंक्शनल लिटरेसी क्या है? मोटा मोटा हम लिटरेसी क्या कहते हैं? 7 ईयर, 7 साल या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो कोई एक भाषा में लिख पाएं, पढ़ पाएं, समझ पाएं, जो लिखा पढ़ा है उसी को हम लिटरेसी का दर्जा दे देते हैं। लेकिन फुल फंक्शनल लिटरेसी इसके बियॉन्ड है। ना सिर्फ आप लिख पढ़ पाएं बल्कि जो है उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाएं, समझ पाएं, अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएं। जब ये स्किल्स आप में आए तो उसे हम फुल फंक्शनल लिटरेसी के नाम से जानते हैं। और एक टर्म फुल लिटरेसी भी होती है। अगर 95% से अधिक लिटरेसी है तो इसे फुल लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। उल्लास क्या है या नव साक्षरता कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। ध्यान देना, ये केंद्र क्षेत्रक नहीं बल्कि प्रायोजित है, स्पॉन्सर है, जिसमें जो खर्च होगा वो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे आरंभ किया गया और इस नव साक्षरता या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को उल्लास के नाम से जाना जाता है। कार्यक्रम 5 वर्ष की अवधि यानी 22 से 27 तक है। उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो सभी वयस्क हैं उनको सशक्त बनाना, जिनसे वो स्वयं को शिक्षित कर पाएं। वो लोग जिनको अपने आप को शिक्षित करने का मौका नहीं मिला और पढ़ने, लिखने, अंकगणित कौशल के साथ साथ जो रियल लाइफ स्किल्स होती हैं उन्हें सीखने में भी मदद करता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास कार्यक्रम। तो मंत्रालय कौन सा है, किस प्रकार की योजना क्या है, उद्देश्य है और ईयर, ये जानकारी यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। कोलेस्ट्रॉल चर्चा में रहा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं।
INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने कोलेस्ट्रॉल आधारित नैनो मटेरियल्स को भविष्य की क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्पिंट्रोनिक उपयोग के लिए एक नवीन प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके चलते कोलेस्ट्रॉल चर्चा में आ गया। यह मोम और वसा जैसी लिपिड है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे पशु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में भी ये पाया जाता है। एक है LDL, दूसरा है HDL। LDL इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, धमनियों में जम जाता है और इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ HDL इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त LDL को हटाने में ये मदद करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल के कुछ कार्य भी होते हैं, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने में, विटामिन डी के संश्लेषण और कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो कोलेस्ट्रॉल सभी हम परिचित हैं। आज के समय में उच्च कोलेस्ट्रॉल और उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी आम समस्या है, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। WWF इंडिया द्वारा किए गए वन्यजीव संरक्षण जो है सर्वेक्षण में अरुणाचल प्रदेश में पल्लास कैट की पहली तस्वीर ली गई। तो पल्लास कैट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी शारीरिक विशेषताएं क्या है? 30 से 35 सेंटीमीटर तक इसका कद होता है और इसके फर बहुत ही घने होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान और उत्तरी भारत सहित मध्य एशिया के जो भी चट्टानी मैदान है या पर्वतीय घास या झाड़ीदार भूमि क्षेत्र है, वहां पर ये पाई जाती है। और जिनके शिकार मरमोट, पिंका, अलग अलग प्रकार के शिकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावास, शारीरिक विशेषताएं, संरक्षण की स्थिति। IUCN की रेड लिस्ट में क्या है? लीस्ट कंसर्न है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में ये शामिल है। तो जो प्रजातियां हैं उनके बारे में इस प्रकार की जो जानकारी या तथ्य हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी हो जाते हैं। महदोई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अभयारण्य में चल रही एक परियोजना पर रोक लगा दी, जिसके चलते ये चर्चा में है। अभी ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन ये एक प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व भी है। तो चलिए महदोई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। इसकी अधिसूचना या इसे अधिसूचित किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में। अब एक मेरा प्रश्न है, वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत हम किस किस प्रकार के संरक्षण स्थलों को अधिसूचित करते हैं? जैसे क्या टाइगर रिजर्व भी, क्या राष्ट्रीय उद्यान भी, क्या बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी के तहत अधिसूचित किए जाते हैं? तो अपना उत्तर कमेंट में लिखकर भेजना है। महदोई वन्यजीव अभयारण्य की अवस्थिति उत्तरी गोवा में पश्चिमी घाट के किनारे, कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा सटी हुई है। यहाँ मांडोवी या महदोई नदी बहती है जो इस अभयारण्य से होकर जाती है। बाघ, तेंदुए, स्लोथ, बियर, गोर, सांबर, हिरण आदि पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और कुछ सदाबहार प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख विशेषता क्या है? दुर्लभ अशोक वृक्ष जिनके फूल केसरिया रंग के होते हैं, वो भी महदोई या महदोई वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो कौन सी नदी है, कौन से जीव जंतु हैं, कब घोषित किया, ये सारी जानकारी जरूरी हो जाती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, जिसके चलते हम इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको किसी जानकारी या संसाधन तक पहुंच प्रदान करनी है, तो इस हेतु हम प्रमाणित करते हैं ना कि हम ही हैं। इसी को फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको अलग अलग सूचना, अपना जो है पासवर्ड देना पड़ता है, मोबाइल पर OTP आता है वो देना पड़ता है, कई बार तो हमें अपने बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सब क्या है? अलग अलग फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो जब हम अलग अलग फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन में से किसी 2 का इस्तेमाल करें तो उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहेंगे, 3 का इस्तेमाल करें तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहेंगे। अब ऑथेंटिकेशन के ये फैक्टर क्या है? सबसे पहला पासवर्ड, मतलब 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है जिसे केवल आप जानते हो, जैसे अपना पासवर्ड। इसीलिए RBI बार बार कहता है कि अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। दूसरा, जो आपके पास आपका कोई डिवाइस है जो कनेक्टेड है, उस पर OTP या टोकन नंबर आपके पास आ जाएगा। और जो आपकी अनन्य शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे आपकी बायोमेट्रिक इत्यादि, इनमें से किसी भी 2 का, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पेमेंट करते हैं तो पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड के बाद
जो नंबर कनेक्टेड होता है उस पर कई बार ओटीपी भी आता है। तो ये क्या हो गया, पहले पासवर्ड यानी आप कुछ जानते थे और दूसरा आपके पास कुछ है फोन जिस पर ओटीपी आएगा। दो फैक्टर्स का इस्तेमाल किया आपको पहुंच देने के लिए, से हम क्या कहेंगे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे ओटीपी कोड है ना, और जो है सिक्योरिटी की, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स इत्यादि को स्कैन किया जाता है। लाभ क्या है, अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए तो भी वित्तीय धोखाधड़ी से आपको बचाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद भी कोई दूसरी सूचना की आवश्यकता होगी जो आपके पास है ना। तो अकाउंट हैक होना, फिशिंग होना, पहचान चोरी होने इत्यादि का खतरा काफी कम हो जाता है। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कोई भी दो फैक्टर एक साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सदैव पासवर्ड या ओटीपी ही जुड़ेगा, कुछ दूसरा तरीका भी हो सकता है पासवर्ड और आपकी कोई बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, कुछ भी जुड़कर जो दो फैक्टर जुड़ जाएं उसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। सुर्खियों में स्थल रहा नेपाल। आजकल हम समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं कि नेपाल में जनरेशन जेड यानी जैन जी युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ, तो जिसके चलते सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हाँ, ये विरोध प्रदर्शन काफी गंभीर रहे, कई लोगों की जान भी इनमें गई। तो नेपाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और भारत में रहकर अगर नेपाल के बारे में किसी को बताना पड़े तो ये तो उचित नहीं है। ब्रीफ जानकारी, भौगोलिक स्थिति स्थलरुद्ध है, क्या है, ऊपर चीन है, पूर्व पश्चिम दक्षिण तीनों तरफ हमें कौन देखने को मिलता है, भारत देखने को मिलता है, और संघीय लोकतांत्रिक प्रकार का गणराज्य है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है, पहाड़ियां हैं, मैदान भी हैं, तराई मैदान, पहाड़ी, पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, माउंट एवरेस्ट। प्रमुख नदियां क्या है, यहाँ आपको कोसी देखने को मिल रही है, यहाँ आपको गंडक देखने को मिल रही है जिसे नारायणी भी कहा जाता है, और यहाँ पर करनाली रिवर आपको देखने को मिल रही है। और विश्व में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से काफी अधिक संख्या में चोटियां कहाँ है, नेपाल में। 8000 मीटर से अधिक ऊंची विश्व की 14 पर्वत चोटियों में से लगभग 8 कहाँ है, नेपाल में है। और नेपाल का सांस्कृतिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी क्यों है, क्योंकि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भी कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो नेपाल के बारे में सारी सूचना महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और टेस्ट करते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें से हम कितना सीख पाए। सबसे पहला प्रश्न पल्लास कैट के संदर्भ में है, कथनों पर विचार करना है। क्या ये IUCN की रेड लिस्ट में एंजेंडर्ड थी या लिस्ट कंसर्न, आखिर क्या था? क्या पल्लास कैट को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में शामिल किया है? विचार कीजिए। उल्लास योजना, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है, क्या यह केंद्र प्रायोजित योजना है और शिक्षा मंत्रालय के तहत है? क्या इसका उद्देश्य 15 वर्ष से या उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है? तो क्या आखिर सही है, इस पर आपको विचार करना है, क्योंकि ये सारे पहलू हैं जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। UPU स्थापना कब हुई थी, ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी कब बनती है, भारत UPU का सदस्य है, क्या ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बाद दूसरा बड़ा पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विचार कीजिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये थोड़ा अप्लाइड प्रश्न है। 2FA पासवर्ड लीक होने पर भी खाते में सेंध लगने का जोखिम कम हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा है या नहीं? सभी प्रकार के 2FA के लिए फिजिकल सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। क्या ये सही है कि तभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा जब आप फिजिकल सिक्योरिटी की का इस्तेमाल करेंगे? जरूरी है ये? चलिए आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। HDL रक्त प्रवाह से अतिरिक्त लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या LDL को हटाने में मदद करता है। तो क्या HDL ऐसा करता है और HDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है या LDL को कहा जाता है? इस पर विचार करना। और अगला है मैसेंजर RNA के बारे में। mRNA वैक्सीन द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी और T कोशिका मध्यस्थता संरक्षण दोनों शामिल होते हैं। mRNA वैक्सीन के विकास में किसी जीवित वायरस का उपयोग नहीं किया जाता। इस फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको ऐसा समझना है कि इसमें
दोनों को डेवलप किया जाता है जो समग्र सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। और दूसरी स्टेटमेंट तो क्लियर है। तो इसमें से क्या सही है क्या नहीं है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है, ठीक है। इसी के साथ आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को मैं विराम देती हूँ। प्रश्नों को हल करते रहिए और अपनी रिटेन करने की क्षमता को बढ़ाते चलिए। धन्यवाद।